आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं काव्य शास्त्र के काल विभाजन पे। तो काव्य शास्त्र के बारे में हमने आपको बताया है और नेट में जो हिंदी के सिलेबस की तीसरी इकाई है उसमें आपको काव्य शास्त्र को पढ़ना है। तीसरी इकाई के अंतर्गत आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है काव्य शास्त्र का काल विभाजन। किस तरीके से काव्य शास्त्र को विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है जिससे कि पढ़ने में सुविधा हो, समझने में आसानी हो। तो इसलिए इसे विद्वानों ने विभाजित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कैसे काव्य शास्त्र का काल विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी शास्त्रीय चिंतन धारा को काल की विभाजक रेखा खींचकर विभाजित करना संभव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें विश्लेषण पे आधारित हैं। तो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट आचार्य नहीं पता चल पाता है, तो इसलिए इनको समय काल की जो अवधि है उसके आधार पर विभाजित करना संभव नहीं होता है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने संपूर्ण काव्य शास्त्रीय चिंतन की परंपरा को 4 कालों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने इसे 4 कालों में विभाजित किया है। सबसे पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है रचनात्मक काल, तीसरा है निर्णयात्मक काल और चौथा है व्याख्या काल। तो प्रारंभिक काल में क्या था कि जो काव्य शास्त्र की शुरुआत हो रही थी, एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। तो प्रारंभिक काल में जो प्रमुख आचार्य हैं उसमें हैं आचार्य भरत मुनि और आचार्य भामा। तो प्रारंभिक काल के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि आते हैं और आचार्य भामा आते हैं। यही लोग सबसे पहले जो काव्य शास्त्र है उसकी भूमिका तैयार करने में योगदान दिया है। उसके बाद रचनात्मक काल आता है। तो इस काल में रचनात्मक कार्य ज़्यादा हुआ है, जैसे ग्रंथ तैयार करना, कोई जो सिद्धांत है जैसे रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों की जो रचनाएं हुई हैं या इन संप्रदायों की जो अलग अलग संप्रदाय हैं इनके ऊपर जो ग्रंथ तैयार हुआ है वो रचनात्मक काल के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो प्रमुख आचार्य हैं तो आचार्य भामा हैं और आचार्य आनंदवर्धन हैं। तो आचार्य भामा देखिए यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। इसका मतलब कि आचार्य भामा का दोनों काल में योगदान है। इन्होंने काव्य शास्त्र की जो भूमिका है उसको भी तैयार करने का काम किया है और रचनात्मक कार्य भी किया है इन्होंने। मतलब काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो ग्रंथ हैं उनकी रचना भी किए हैं आचार्य भामा ने। उसके बाद अगला जो काल है वो है निर्णयात्मक काल। निर्णयात्मक काल में क्या हुआ है कि रचनात्मक काल में जो रचनाएं हुई हैं, जो ग्रंथ तैयार हुए हैं, उन पे कुछ निर्णय लिया गया है, कुछ संशोधन किया गया है और संशोधन करके विद्वानों ने उसको अपने ढंग से अपना ग्रंथ तैयार किया है। तो इसलिए इसको निर्णयात्मक काल कहते हैं। इस काल में कोई नई रचना नहीं हुई है, नया ग्रंथ नहीं तैयार हुआ है। जो पिछले रचनाकार हैं, जैसे रचनात्मक काल के जितने रचनाकार हैं उन्हीं लोगों के ग्रंथों में संशोधन करके इन लोगों ने अपने ग्रंथ को तैयार किया है। और उसके बाद अगला जो काल है वो है व्याख्या काल। व्याख्या काल में क्या है कि जो रचनात्मक काल में रचनाएं हुई हैं उसके बाद जो उनका निर्णय लेके संशोधन करके और दूसरे विद्वानों ने अपने ग्रंथ को तैयार किया है, उन दोनों कालों की ग्रंथों का व्याख्या किया गया है चौथे काल में। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा ग्रंथ नहीं है लेकिन उस पर टीकाएँ लिखी गई हैं। जैसे कोई एक ग्रंथ तैयार हो गया, जैसे आपको पता है जो महाभारत है या रामायण है तो उस पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी हुई है। कहीं से कोई कुछ उठा के उस पर अपना एक ग्रंथ तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से इसमें भी किया गया है। मतलब रचनात्मक काल में जो रचनाएं हुई हैं उसी में से मतलब ग्रंथों को लेके उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कुछ अपने शब्दों को डाल के निर्णयात्मक काल के भी जो आचार्य हैं उन लोगों ने भी अपनी रचनाएं तैयार किया है और जो व्याख्या काल के आचार्य हैं उन लोगों ने भी रचनाएं तैयार किया है। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रचनात्मक काल है। और इससे आपको ये जो आचार्य हैं इनका
कालक्रम याद करने में बहुत आसानी रहेगा, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभिक काल आ रहा है, उसके बाद रचनात्मक काल आ रहा है, उसके बाद निर्णयात्मक काल आ रहा है, उसके बाद व्याख्या काल आ रहा है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि प्रारंभिक काल में अगर आचार्य भरत मुनि हैं और आचार्य भामा हैं, तो ये लोग सबसे पहले के हैं। उसके बाद आनंदवर्धन आए हैं, उसके बाद आचार्य मम्मट आए हैं, और सबसे लास्ट में व्याख्या काल में आचार्य जगन्नाथ हैं। आचार्य मम्मट आचार्य निर्णयात्मक काल में भी हैं, व्याख्या काल में भी हैं। तो इस तरीके से पूरे काव्य शास्त्र को विभाजित किया गया है, और ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी रहेगी इन सब चीज़ों को समझने में। अब आइए देखते हैं प्रारंभिक काल में क्या है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र का आरंभ माना जाता है, क्योंकि जो भरत मुनि हैं वो सबसे पहले आचार्य हैं, और उनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र, या उनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। तो इन्हीं से या इनके इसी ग्रंथ से भारतीय काव्य शास्त्र का आरंभ माना जाता है। प्रारंभिक काल में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के उद्भावना या भूमिका के रूप में हुई है। तो प्रारंभिक काल में जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत हैं उनकी उद्भावना और उनकी भूमिका हुई है। प्रारंभिक काल में काव्य शास्त्र का एक भूमिका तैयार किया गया है। प्रारंभिक काल में प्रमुख रूप से दो आचार्य आते हैं, आचार्य भरत और आचार्य भामा। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया है। अब हम आचार्य भरत मुनि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका समय है 200 ईस्वी पूर्व, और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, और यहाँ पे हम स्पष्ट करेंगे कि इसे क्यों पंचम वेद कहा गया है। तो इसमें कुल 36 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में, और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अब हम बताते हैं आपको कि इसे पंचम वेद क्यों कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में भरत मुनि ने इस ग्रंथ के उद्भव की कथा कही है। जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की ग्रंथ की रचना की है, तो उस ग्रंथ में शुरुआत में इसके ग्रंथ के मतलब उद्भव की कथा कही है कि किस प्रकार से नाट्य शास्त्र का उद्भव हुआ है। और कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम ऐसा मनोरंजन का साधन चाहते हैं जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। वेदों का श्रवण शब्दों के द्वारा तो नहीं किया जा सकता है, अतः आप ऐसे वेद की रचना कीजिए जो सभी वर्णों के लिए हो। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया कि हमें ऐसा मनोरंजन का साधन चाहिए जो कि सभी वर्ण के लिए हो, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जो वेदों का श्रवण है या वेदों का जो पाठ है वो शूद्रों के लिए वर्जित था, मतलब शूद्र उसको नहीं पढ़ सकते थे, ना ही सुन सकते थे वेदों को। तो इसीलिए देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ऐसे पंचम वेद का निर्माण कीजिए जो कि सभी के लिए समान हो। तो ब्रह्मा ने देवताओं की प्रार्थना पर विचार कर सभी वेदों का स्मरण किया और चारों वेदों से संभव होने वाले नाट्य वेद की रचना की। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि देवताओं की प्रार्थना पर विचार करके जो 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का स्मरण करके इन चारों वेदों से कुछ कुछ भाग को ग्रहण करके 5वें वेद का निर्माण किया, जो सभी वर्णों के लिए मान्य था। कोई उस ऐसा नहीं था कि किसी भी वर्ण के लिए वो वर्जित है। तो इसलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि चौथे वेद से चारों वेदों से इसमें कुछ न कुछ भाग लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, सामवेद से गान लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, और अथर्ववेद से रस लिया गया है। और इस प्रकार से इन चारों वेदों से कुछ कुछ भागों को ग्रहण करके पंचम वेद का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो इसलिए नाट्य शास्त्र को
पंचम वेद कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे आपको रीजन भी पता चल गया कि क्यों नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, तो अब ये आपको कभी नहीं भूल सकता है। भरत मुनि रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता हैं, इसको भी आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले जो रस पे बात किया गया है वो भरत मुनि के द्वारा किया गया है। इन्होंने नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में रस की परिभाषा दी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भरत मुनि के अनुसार इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है कि अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया से युक्त ही रचना काव्य होता है। तो नाट्यशास्त्र के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये नाटक प्रधान ग्रंथ है, मतलब इसमें दृश्य काव्य की प्रधानता है। जैसे नाटक को हम देखकर आनंद की प्राप्ति करते हैं तो वो दृश्य काव्य कहलाएगा। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि अर्थ और क्रिया से युक्त जो काव्य है या अर्थ और क्रिया से युक्त जो रचना है वही काव्य है। मतलब काव्य में अर्थ होना चाहिए और क्रिया मतलब कि ऐसी उसमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसे आप अभिनय के द्वारा प्रकट कर सकें या उसका अभिनय कर सकें, उसके अनुसार आप अपना एक मतलब क्रिया कर सकें, अपना जो भी उसमें चीज़ें हैं उसको अभिनय के द्वारा आप लोगों को दिखा सकें। तो ये कहते हैं कि काव्य वही होता है जिसमें अर्थ तो होता ही है, उसमें ऐसा लक्षण होना चाहिए कि क्रिया भी हो सके। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये किसका मतलब लक्षण है, किसने काव्य का यह लक्षण बताया है, तो आपको बताना है भरत मुनि। अगले जो प्रमुख आचार्य हैं प्रारंभिक काल के, वो हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा हैं और इनका समय 6वीं सदी है। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है, जिसे कि भामहा अलंकार भी कहा जाता है। भरत के पश्चात कालक्रम की दृष्टि से भामा का नाम लिया जाता है। तो इन्होंने भी काव्य के कुछ लक्षण बताए हैं, काव्य के बारे में, काव्य की विशेषता बताए हैं। तो इनके अनुसार शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात काव्य का संबंध शब्द और अर्थ से है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भरत मुनि काव्य की क्या विशेषता बताए हैं और भामा क्या काव्य की विशेषता बताए हैं। भामा कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ से युक्त रचना काव्य होता है, और उन्होंने बताया है, आचार्य भरत ने बताया है कि अर्थ और क्रिया से युक्त रचना काव्य कहलाता है। तो यहाँ पे इन दोनों लोगों में थोड़ा सा ही अंतर है, ये शब्द पे जोर देते हैं और वो क्रिया पे जोर देते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और दोनों लोगों का जो ये कथन है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये भामा का है, और अर्थोपवेतम काव्यम वो आचार्य भरत का है। ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये दोनों काव्य की विशेषता है, काव्य के लक्षण हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है। अब अगले वीडियो में हम जो और भी अगले आचार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे।